केबी तंत्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान में सांख्यिकी गणना के अंतर्गत सांख्यिकी श्रेणियां और आंकड़ों के व्यवस्थापन का अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी के अर्थ को, उसकी परिभाषा, उसकी उपयोगिता और उसके स्वरूप को पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है। अगर आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसको समझ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी श्रेणियों की, यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्या होती हैं सांख्यिकी श्रेणियां? जो भी आंकड़े मनोविज्ञान में विभिन्न अध्ययनों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, उन संकलित आंकड़ों को जब एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार बनी हुई श्रृंखला को सांख्यिकी श्रेणी कहा जाता है। यानी जो भी आंकड़े एकत्र होते हैं, उन आंकड़ों को जब एक विशेष क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार से जो श्रृंखला बनती है अंकों की, उसे सांख्यिकी श्रेणी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी श्रेणी के प्रकार की, यानी सांख्यिकी श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो रचना की दृष्टि से सांख्यिकी श्रेणियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि सांख्यिकी श्रेणियों को 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी, असतत या खंडित या विच्छिन्न श्रेणी। असतत यानी जो कॉन्टिन्यूअस ना हो, टूटी हुई हो या विच्छिन्न हो। तीसरी है सतत या अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी, यानी जो कॉन्टिन्यूअस हो, लगातार हो, और जो खंडित ना हो, यानी कि जो टूटी ना हो। इन तीनों का ही अध्ययन अब हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। इस श्रेणी में समूह की प्रत्येक इकाई का मान अलग अलग लिखा जाता है, यानी जितने भी व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए हैं, समूह की जो अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि अलग अलग इकाइयां हैं, हर एक का मान अलग अलग लिखा जाता है। इस श्रेणी का निर्माण उस समय किया जाता है जब संकलित आंकड़ों से समूह या वर्ग बनाना संभव ना हो, यानी आंकड़े ऐसे हों जिनसे हम समूह नहीं बना सकते, यानी कि वर्ग नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक इकाई का मान अलग अलग लिख देते हैं। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि हर एक पद को महत्व देना हो, यानी हर एक इकाई जिसके आंकड़े श्रेणी में है उसको अलग अलग महत्व देना हो। इन श्रेणियों की रचना 2 प्रकार से की जा सकती है, असेंडिंग सीरीज के रूप में भी और डिसेंडिंग सीरीज के रूप में भी। इन दोनों ही क्रमों में इन श्रेणी की रचना की जा सकती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, दी गई तालिका में, ये जो तालिका दी हुई है 2, एक असेंडिंग सीरीज की है और एक डिसेंडिंग सीरीज की है। दी हुई तालिका में कक्षा 11 के 9 छात्रों के मनोविज्ञान में जो भी प्राप्तांक हैं उनको आरोही और अवरोही क्रम में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं आरोही क्रम में, यानी कि छोटी सीरीज से शुरू होकर ऊपर बढ़ते हुए क्रम में। ज़्यादा जिसे मार्क्स मिले हैं उसको सबसे ऊपर रखा गया है और धीरे धीरे क्या है, मार्क्स कम की तरफ आ रहे हैं। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में आप देख सकते हैं प्राप्तांक कम से ज़्यादा की तरफ अरेंज किए हुए हैं। सबसे कम प्राप्तांक सबसे ऊपर और सबसे अधिक प्राप्तांक सबसे नीचे। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक इकाई, यानी प्रत्येक स्टूडेंट, इकाई यानी यहाँ पर स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट के सामने जो प्राप्तांक हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। दूसरी श्रेणी है असतत या खंडित या विच्छिन्न श्रेणी। इस श्रेणी में प्रत्येक मान को अलग अलग नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या करते हैं कि प्रत्येक मान के सामने उसकी आवृत्ति लिख दी जाती है। अब आप देख सकते हैं 20 स्टूडेंट्स के प्राप्तांक दिए गए हैं, यानी कक्षा 11 के 20 छात्र हैं जिनके मनोविज्ञान में जो नंबर आए हैं उनको लिखा गया है। हर नंबर के सामने, यानी कौन सा नंबर कितने स्टूडेंट्स को प्राप्त हुआ है, वो फ्रिक्वेंसी लिख दी है। यानी 25 नंबर 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 30 नंबर 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 40 नंबर 4 स्टूडेंट्स को, 45 नंबर 5 स्टूडेंट्स को और 50 नंबर 6 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक मान के सामने उसकी क्या लिख दी जाती है, आवृत्ति लिख दी जाती है। तीसरी है सतत या अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी, यानी
कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इस श्रेणी में क्या करते हैं, इस श्रेणी में इकाई के जो मान होते हैं यानी इकाई की जो वैल्यू होती है उनको क्लास इंटरवल के रूप में यानी वर्गांतरों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। क्लास इंटरवल क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इस पर पूरा एक वीडियो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। अब जो सतत या अखंडित श्रेणी है, अविच्छिन्न श्रेणी है, उसको एग्जाम्पल से आप देख लीजिए कि कक्षा 11 के 100 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, उनके प्राप्तांक किस प्रकार से क्लास इंटरवल में यानी वर्गांतर के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो सतत श्रेणी होती है इसकी इम्पोर्टेंस एक ये होती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इकाइयां हैं उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 इकाइयां यानी कि 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79। तो उनके सामने कितने कितने बच्चों को कितने कितने अंक मिले हैं ये प्रदर्शित किया गया है। जैसे एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 50 से 59 नंबर, 20 छात्र ऐसे हैं जिनको 50 से 59 नंबर मिले हैं, यानी इनके बीच में ही इनको अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से 25 स्टूडेंट्स या 25 छात्र ऐसे हैं जिनको 40 से 49 के बीच में प्राप्तांक मिले हैं। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के व्यवस्थापन की, यानी कोई भी डेटा जो प्राप्त होता है उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, उसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है। मनोविज्ञान में विभिन्न समस्याओं को लेकर अध्ययन होते हैं, प्रयोग होते हैं और अनुसंधान यानी कि रिसर्चेस होती रहती हैं। ये जो अध्ययन, प्रयोग और अनुसंधान होते हैं इनसे विभिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो जो आंकड़े प्राप्त होते हैं तब तक अर्थहीन होते हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उन्हें व्यवस्थित रूप न प्रदान किया जाए। यानी जो आंकड़े हैं उनको जब तक व्यवस्थित न किया जाए तब तक उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होते हैं। संग्रहित आंकड़ों को वर्गों तथा सारणियों में निरूपित करना ही आंकड़ों का व्यवस्थापन है। जो भी आंकड़े एकत्र हुए हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए वर्गों में विभाजित किया जाता है या सारणियां बनाई जाती हैं। व्यवस्थापन यानी आंकड़ों के ऑर्गेनाइजेशन की 3 पद्धतियां हैं: वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, सारणीयन यानी टेबुलेशन और रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम इन तीनों का ही अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। जो बिखरे हुए अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं उनको समान योग्यताओं या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी जो आंकड़े हैं उनको एक समान गुण के आधार पर, एक ही क्वालिटी के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी भी देश की या किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम एक किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, किसी जिले की जनसंख्या है उसको स्त्री और पुरुषों में विभाजित किया गया है। तो समान गुण हो गए, स्त्रियां एक कैटेगरी में रख दी, एक वर्ग में विभाजित कर दी और पुरुष जो है वो दूसरी कैटेगरी में रख दिए गए। अब स्त्रियों में भी जो शिक्षित स्त्रियां हैं उनको अलग कैटेगरीज में और अशिक्षित स्त्रियों को अलग कैटेगरी में रखा गया। इसी प्रकार से पुरुषों को भी शिक्षित और अशिक्षित 2 वर्गों में यानी श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो ये क्या है, ये वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है। समान गुणों के आधार पर अव्यवस्थित आंकड़ों को किसी श्रेणी में विभाजित करना। दूसरा है टेबुलेशन यानी कि सारणीयन। इसमें जो भी वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अभी आपने पीछे देखा कि आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया था, तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है उन क्लासिफिकेशन किए हुए आंकड़ों को एक तार्किक क्रम में कॉलम्स में और पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको अगर किसी तार्किक क्रम में कॉलम्स में और पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे टेबुलेशन यानी सारणीयन कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी विद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार से सारणीयन किया गया है। पहले तो उनको वर्गीकृत किया गया, कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं हैं। तो देख सकते हैं आप कुल स्टूडेंट्स 50 हैं जिसमें 21 छात्र हैं और 29 छात्राएं हैं। अब इनके प्राप्तांकों के आधार पर इन्हें सारणीयन किया गया है, यानी इनका टेबुलेशन किया गया है। 20 प्राप्तांक 5 छात्र के आए हैं और
7 छात्राओं के आए हैं, यानी कुल 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 20 नंबर मिले हैं। ठीक इसी प्रकार से 4 छात्र और 6 छात्राएं ऐसी हैं जिन्हें 30 नंबर मिले हैं, यानी कुल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 30 नंबर मिले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले हमने वर्गों में विभाजित किया, यानी छात्र और छात्राएं 2 वर्ग हमने बनाए, फिर उनका सारणीयन किया अंकों के आधार पर। तीसरा तरीका है रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शन करना, जिसे बिंदु रेखीय चित्र भी कहते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। रेखा चित्र या बिंदु रेखीय चित्र से आशय क्या है? बिंदु रेखीय चित्र या रेखा चित्र से आशय उन रेखा चित्रों से है जिसमें सामान्यतः ग्राफ पेपर पर चित्र के माध्यम से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ पेपर पर आंकड़े चित्र के माध्यम से दर्शाए जाते हैं, उनसे जो भी तथ्य हैं उनको बहुत ही आसानी से और सरलता से समझा जा सकता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इस कॉलम में प्राप्तांक दिए हुए हैं और यहाँ पर छात्रों की संख्या दी हुई है। इसको ग्राफ पेपर पर स्तंभाकृति के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो प्राप्तांक हैं ये कमज़ोर छात्रों के, यानी जो पढ़ाई में वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्राप्तांक हैं, तो उनको दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 0 से 9 मार्क्स मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 10 से 19 मार्क्स मिले हैं। तो इनको ग्राफ पेपर पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर प्राप्तांक दिखाए गए हैं। मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ Y, O और X, इस तरफ छात्र संख्या दिखाई है और इस तरफ प्राप्तांक दिखाए हैं। आप देख सकते हैं 0 से 9 मार्क्स जो है वो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से 9 मार्क्स आए हैं। ब्लू कलर के स्तंभ में इनको दिखाया गया है। इसी प्रकार से हरे स्तंभ में 10 से 19 नंबर 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। आप देख सकते हैं रेखा चित्र के द्वारा किन्हीं भी आंकड़ों को बहुत ही आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है और समझा जा सकता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।